पिछले एपिसोड में हमने देखा जिन्युन और बेनलोंग अपना हुलिया चेंज करके टाउन से सप्लाई लेने के लिए निकल जाते हैं और दूसरी तरफ लुईजी जैसा दिखने वाला आदमी वूसोंग को देखकर बेहोश हो गया था। लेकिन होश में आने के बाद वो वूसोंग को पहचान लेता है और यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है। हम देखते हैं कि वूसोंग ने भी उस आदमी को पहचान लिया था। वो आदमी अभी वूसोंग को देखकर काफी डरा हुआ था। वूसोंग अब तक उसकी बातों से समझ चुका था कि इस आदमी और उसके ग्रुप ने उसे डेजर्ट में देख लिया था। वूसोंग अब उस आदमी से इंटरोगेशन करना शुरू करता है और वो आदमी डर के मारे तोते की तरह सब कुछ बताना शुरू कर देता है कि कैसे वाकई उसके ग्रुप ने उसे डेजर्ट में देखा था और उन्होंने सिर्फ इस वजह से उसे हंट नहीं किया क्योंकि उनके पास ड्रैगन हंटिंग इक्विपमेंट नहीं था। ये बात सुनकर वूसोंग का पारा फिर से हाई हो गया। वो कहता है तुम अच्छे मौके पर हाथ लगे हो, क्यों ना मैं तुम्हारी बोलती हमेशा के लिए बंद कर दूं। बेचारा लुईजी, वो पहले से ही काफ़ी डरा हुआ था और अब वूसोंग की शॉट देखने के बाद तो उसने रोना ही शुरू कर दिया। वो अपनी जान बचाने के लिए भागने की कोशिश करता है लेकिन वूसोंग ऐन वक्त पे उसके पैरों को अपनी वाइन से जकड़ लेता है। अब वो आदमी सिचुएशन को बहुत अच्छी तरीके से समझ गया था। वो समझ चुका था कि अब यहाँ से भागना तकरीबन नामुमकिन है। इससे पहले कि वो कुछ और सोचता, वूसोंग ने उसकी गर्दन पर अपनी चमकती हुई तलवार को रख दिया। अपनी गर्दन की इतनी करीब तलवार देखकर वो आदमी गिड़गिड़ाने लगा। वो कहता है कि सर मैं उन हंटर के साथ बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ इस शहर का ब्लैक स्मिथ हूँ। असल में मैं अपनी ब्लैक स्मिथिंग की ट्रेनिंग के लिए कैपिटल गया हुआ था। मुझे तो सिटी के मेयर ने सिर्फ स्किल्ड हंटर को हायर करने का काम दिया था और मैं तो बस उनको यहाँ तक का रास्ता दिखा रहा था। वूसोंग उससे पूछता है कि आखिर इस रिमोट टाउन को स्किल्ड हंटर की क्या ज़रूरत पड़ गई। तब वो आदमी उसे इस रेगिस्तान की कहानी सुनाना शुरू करता है। वो वूसोंग को बताता है कि 20 सालों पहले हमारा ये रीजन इस तरह का नहीं था, बल्कि ये ऊंचे और हरे पेड़ों से घिरी हुई एक शानदार जगह हुआ करती थी। लेकिन एक दिन अचानक मुसीबत आई और ये सारा लैंड रेगिस्तान में तब्दील होने लगा। पेड़ मुरझाकर सूखने लगे और जानवर जिंदा लाशों में बदलने लगे। ये मुसीबत एक प्लेग की तरह फैल रही थी और सबसे पहले आसपास के गांव इसकी चपेट में आना शुरू हुए, जहां के विलेजर्स ज़ॉम्बी में बदलने लगे। और देखते ही देखते ये प्लेग सारे गाँवों को निकल गया और शहरों की तरफ फैलने लगा और उन जगहों के जितने भी सर्वाइवर्स थे उन्होंने यहाँ पे आकर पनाह ले ली। यह आखिरी ऐसा शहर है जो अभी तक डेजर्ट के जरिए कंज्यूम नहीं हुआ है। इस मुसीबत की जड़ का पता लगाने के लिए गांव वालों ने एक बहुत बड़ी टीम को फॉर्म किया, लेकिन कुछ भी हासिल न हुआ। उन सैकड़ों लोगों की टीमों में से सिर्फ 3 सर्वाइवर वापस लौट सके। उन सर्वाइवर्स ने बताया कि साउथ ईस्टर्न ब्लैक माउंटेन में उनका सामना एक टेरिफाइंग मॉन्स्टर से हुआ जिसका नाम था ड्राउट डीमन। वो डीमन किसी भी लिविंग थिंग में से मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करके हाई टेम्परेचर रिलीज करती थी और इस लैंड की सारी मुसीबतों के पीछे वही डीमन है। ये इन्फो हासिल होने के बाद टाउन्स पीपल ने ड्राउट डीमन को एलिमिनेट करने के लिए बहुत सारे एडवेंचरर्स को हायर किया, लेकिन बदकिस्मती ये थी कि वो डीमन एक्सट्रीमली पावरफुल है और आज तक जितने भी हंटर्स उसके पास गए हैं या तो वो मर गए या ज़ॉम्बीज में बदल गए। उस दौरान मैं कैपिटल में ब्लैक स्मिथिंग सीख रहा था और तभी मेयर ने मुझसे वहाँ का एक स्किल्ड और फेमस हंटर ग्रुप को हायर करने के लिए कहा। हाउएवर उन्हें ब्लैक माउंटेन गए हुए 5 दिन से ज़्यादा बीत चुके हैं और मुझे लगता नहीं कि अब वो ग्रुप जिंदा भी होगा। लुईजी की दर्द भरी कहानी सुनकर वूसोंग शौक खड़ा हुआ था। वूसोंग ड्राउट डीमन की पावर के बारे में सुनकर हैरान था। हम देखते हैं कि तभी यिन्युन और बेनलोंग भी मार्केट से वापस आ चुके थे और जैसे ही यिन्युन की नज़र लुईजी पे पड़ती है तो फौरन ड्रैगन फॉर्म में आकर उस पर झपट पड़ती है और बेनलोंग भी कहाँ पीछे रहने वाला था। और उन दोनों की भयानक शक्लें देखने के बाद लुईजी दोबारा बेहोश हो गया। वूसोंग उन दोनों को डांटता है कि आखिर तुम दोनों यूँ भागते और चिल्लाते हुए क्यों आ रहे हो। वो बेचारा तुम दोनों को देखकर फिर से बेहोश हो गया। बेनलोंग पूछता है दोबारा बेहोश। वूसोंग कहता है ये सब लंबी कहानी है, लेकिन इस टाइम मुझे वो एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा था। बेनलोंग कहता है कि प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है और उसे उठाने की कोशिश करने लगता है। मुंह पर पानी पड़ते ही वो दोबारा होश में आता है, लेकिन जैसे ही वो उनकी शक्लें देखता है वो चीखने लगता है, प्लीज मुझे किडनैप ना करो, मेरी ब्लैक स्मिथिंग स्किल्स बहुत ही बुरी हैं। वूसोंग कहता है अरे बस भी करो, अरे बस कर भाई, हमारा इरादा तुम्हें किडनैप करने का बिल्कुल भी नहीं है। हम सिर्फ तुमसे इतना पूछना चाहते हैं कि शहर के अंदर एक जो बड़ा काफिला आया है, तुम उसके बारे में क्या जानते हो। लुईजी उन लोगों को बताना शुरू करता है कि वो लोग जब टाउन में एंटर हुए थे तो उनको देखकर हर किसी की नजरें उन्हीं पर जमी हुई थीं। उनके पास ढके हुए कुछ केजेस थे जिनमें से ग्राउलिंग की आवाजें आ रही थीं, जिन्हें सुनकर ऐसा लग रहा था कि उन्होंने कोई पावरफुल बीस्ट को कैप्चर किया हुआ हो, लेकिन शायद उनके काफिले में कोई ब्लैक स्मिथ नहीं था। तो उन्होंने मुझे ढूंढा और मुझे इन्वाइट करने की कोशिश की, लेकिन मैंने साफ साफ इनकार कर दिया क्योंकि मैं ऐसे फियर्स और ईविल लोगों के साथ एडवेंचर पर नहीं जाना चाहता था। वूसोंग पूछता है क्या तुम्हें मालूम है कि वो लोग टाउन में कितनी देर रुकने वाले हैं और यहाँ से निकलकर वो कहाँ जाएंगे। लुईजी कहता है हाँ, मैंने उनसे काफ़ी बातें की और मुझे पता चला कि वो इस टाउन में 1 दिन और रुकेंगे और यहाँ से निकलकर वो सीधा ब्लैक माउंटेन की तरफ जाएंगे। मैंने उस आदमी को वार्न भी करने की कोशिश की कि ब्लैक माउंटेन में एक खतरनाक डीमन रहती है जिसका नाम है ड्राउट डीमन, लेकिन ड्राउट डीमन का नाम सुनकर तो जैसे वो और ज़्यादा खुश हो गए। उसकी बातें सुनकर वूसोंग सोच में पड़ गया। वूसोंग के हिसाब से मैजिक आर्टिफैक्ट को चुराने का सबसे बेहतरीन टाइम था। बेनलोंग वूसोंग से पूछता है क्या आपके दिमाग में भी वही चल रहा है जो मेरे दिमाग में चल रहा है। वूसोंग कहता है हाँ, अगर काफिले का इनकाउंटर ड्राउट डीमन के साथ हो जाए तो ये हमारे लिए वो आर्टिफैक्ट चुराने का सबसे बेहतरीन मौका साबित होगा। ये बात सुनकर बेनलोंग भी काफ़ी खुश हो गया, लेकिन की क्वेश्चन ये था कि क्या वाकई उनकी मुलाकात ड्राउट डीमन से होगी भी या नहीं।
वूसोंग लुईजी से पूछता है क्या तुम्हें काफिले के बारे में कोई और इन्फो मालूम है। वो कहता है मुझे जितनी मालूमात थी मैंने आपको बता दी। तभी लुईजी कहता है अरे हाँ एक बात और, जिन 2 लोगों को मुझे रिक्रूट करने के लिए भेजा गया था वो काफ़ी अजीब टाइप के थे। उनकी आंखें देखने में बिल्कुल बेजान लग रही थीं और उनके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था, जैसे कि उन्हें किसी ने हिप्नोटाइज कर रखा हो। बेनलोंग वूसोंग को बताता है कि ये आदमी सही कह रहा है। जब मुझ पर और मेरी मॉम पर उन कैरावान वालों ने हमला किया था तो सिर्फ रिंग मास्टर और उसके कुछ खास सबॉर्डिनेट्स को छोड़कर बाकी सबके एक्सप्रेशन भी बिल्कुल ब्लैंक थे। ये सारी चीज़ें इसी तरफ इशारा कर रही थीं कि उस मैजिकल आर्टिफैक्ट में लोगों को हिप्नोटाइज करने की पावर्स थीं। वूसोंग का दिमाग दौड़ने लगा। यह आर्टिफैक्ट इतना पावरफुल है कि एक फुल ग्रोन ड्रैगन की पावर्स को सप्रेस कर सकता है और साथ ही साथ लोगों को हिप्नोटाइज करके अपना गुलाम बना सकता है। और अगर मेरा शक सही है तो उसके साथ जितने भी ये पावरफुल एक्सपर्ट्स हैं वो सब इसी पावर की वजह से उसका साथ दे रहे हैं। और जैसे ही हम उस मैजिकल आर्टिफैक्ट को चुराएंगे तो वो सब उसके कंट्रोल से फ्री हो जाएंगे और शायद इसके बाद वो हमारी मदद भी करें। सारी बातें कंक्लूड करने के बाद वूसोंग इस मिशन को लेकर अब पहले से भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट था। वो अपनी टीम से कहता है कि आज हम लोग रेस्ट करेंगे और कल दोबारा हम लोग कैरावान के पीछे लग जाएंगे। लिटिल येलो, बेनलोंग और येन्युन तीनों को ये प्लान पसंद आया। दूसरी तरफ लुईजी अब वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वूसोंग उसे रोक लेता है। वो कहता है कि जब तक ये कारवान यहाँ से निकल नहीं जाता तब तक तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। लुईजी कहता है कि मुझे यहाँ से जाने दीजिए, मैं आपके बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा, लेकिन वूसोंग उसे डांट कर चुप करा देता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि कारवां शहर से रवाना हो रहा था, जिस पर येन्युन और बेनलोंग की भी नज़रें गड़ी हुई थीं। येन्युन कहती है कि चलो इसकी खबर डैड को देते हैं और वो दोनों ये खबर फ़ौरन आकर वूसोंग को सुनाते हैं। वूसोंग कहता है बहुत अच्छे, अब हम थोड़ा डिस्टेंस रखते हुए उनका पीछा करेंगे। वो अब निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन जाने से पहले वूसोंग लुईजी का शुक्रिया अदा करता है और उसे उसके इन्फॉर्मेशंस के बदले में एक गोल्ड कॉइन गिफ्ट देता है। सीन कट होता है और हम डेजर्ट में 2 घायल लोगों को देखते हैं। उनकी बातों से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि वो अपने ग्रुप के साथ ड्राउट डीमन को ख़त्म करने गए थे, लेकिन उनकी सारी टीम ख़त्म हो गई और सिर्फ अब यही 2 लोग बचे हैं। वो अपने हाल पर परेशान हो ही रहे थे कि उन्हें सामने से कारवान आता हुआ दिखता है, जिसे देखकर वो लोग हैरान हो गए। उनमें से एक शख्स पूछता है कि आखिर ये कैरावान यहाँ क्या कर रहा है, और उसका जवाब देता है रिंग लीडर। वो उसे बताता है कि तुम्हारे टाउन ने हमें ड्राउट डीमन से फाइट करने में तुम्हारी मदद के लिए हायर किया है। वो लोग कहते हैं हमारी मदद के लिए? रिंग लीडर कहता है हाँ, लेकिन तुम्हारी बाकी टीम का क्या हुआ? वो लोग यहाँ नज़र नहीं आ रहे। वो दोनों उसे अपनी कहानी सुनाना शुरू कर देते हैं कि कैसे ड्राउट मॉन्स्टर ने उन सबको पपेट्स में बदल दिया। रिंग लीडर कहता है अरे अरे बेचारे, इनको जल्दी से लाकर हीलिंग पोशन दो। वो लोग हीलिंग पोशन लेकर उसे थैंक्स कहते हैं और हीलिंग पोशन यूज़ करके फ़ौरन खुद को हील कर लेते हैं। हील हो जाने के बाद वो लोग उसका शुक्रिया अदा करके वहाँ से निकलने ही वाले होते हैं कि रिंग लीडर उनसे कहता है शुक्रिया अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, असल में मैं हमेशा अपने स्लेव्स को अच्छी कंडीशन में देखना चाहता हूँ। इसके साथ ही वो अपने मैजिकल आर्टिफैक्ट को यूज़ करना शुरू करता है और कुछ ही देर में वो दोनों उसके गुलाम बन जाते हैं। और ये सब होता हुआ वूसोंग और उसकी टीम भी देख रही थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि इतने कम वक्त में आखिर इसने इन दोनों को कैसे गुलाम बना लिया, और सिर्फ उस हाफ मैकेनिकल हार्ट के जरिए उसने इस काम को बिना किसी परेशानी के अंजाम दे दिया। इसका आधा पार्ट हमारे पास भी तो है, क्या हमें भी किसी के ऊपर इसे ट्राई करना चाहिए? वूसोंग को ये सब ऑल फॉल बकता हुआ देखकर बेनलोंग कहता है आप ये हार्ट मुझे वापस दे दीजिए, मुझे डर है कहीं आप इसे गिरा ना दें। वूसोंग कहता है डरने की कोई बात नहीं है, मैंने इसे बहुत टाइटली रैप किया हुआ है। बेनलोंग ने वूसोंग से हार्ट लेने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन वूसोंग अपनी ज़िद पर अड़ा रहा। वूसोंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर क्यों इस हार्ट को एक्टिवेट नहीं कर पा रहा है। वो सोचता है कि शायद इसके दोनों पीसेस मिल जाने के बाद वो किसी तरह इसे एक्टिवेट कर पाएगा। वो दोनों ये बातें कर ही रहे थे कि येन्युन उन्हें कुछ दिखाती है। वूसोंग का मुंह खुला का खुला रह गया। वो कहता है क्या यही ब्लैक माउंटेन है जहाँ पर ड्राउट डीमन रहती है? उस शानदार कैसल को देखकर सिर्फ वही हैरान नहीं थे, रिंग लीडर की भी सेम ही हालत थी। जैसे ही वो लोग उस कैसल के कुछ करीब जाते हैं तो वहाँ का पूरा नज़ारा चेंज हो जाता है। वो जगह अब देखने में बिल्कुल लावा से भरे हुए हेल की तरह लग रही थी। वूसोंग कहता है कि अभी कुछ देर पहले तो ये ब्लैक माउंटेन था, ये अचानक लावा हेल में कैसे तब्दील हो गया? दूसरी तरफ रिंग लीडर समझ चुका था कि ये एक इल्यूजन है। अचानक उस लावा में से लावा ज़ॉम्बीज निकलना शुरू हो जाते हैं। बेनलोंग ने भी इस तरह के मॉन्स्टर पहली दफ़ा देखे थे। रिंग लीडर अपने स्लेव से कहता है ये सब सिर्फ इल्यूजन है, बिना डरे आगे बढ़ो, इन्हें एलिमिनेट कर दो। उनकी फाइट देखकर बेनलोंग कहता है कि बिग ब्रदर ये बहुत अच्छा मौका है, क्या हमें उनके थोड़ा और करीब जाना चाहिए? वूसोंग कहता है अभी नहीं, इन्हें ज़रा देर और फाइट कर लेने दो। हम देखते हैं रिंग मास्टर के नए रिक्रूट्स में से एक लड़के को लावा ज़ॉम्बी काट लेता है। उसका फ्रेंड उसे लावा ज़ॉम्बी से बचाने के लिए उस पर अटैक करता है और वो कामयाब भी हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो अपने दोस्त की तरफ मुड़ता है तो वो देखता है कि उसका दोस्त लावा ज़ॉम्बी में बदल चुका था। वूसोंग इस ट्रांसफॉर्मेशन की स्पीड देखकर हैरान था कि यह आदमी लावा ज़ॉम्बी में कितनी तेज़ी से बदल गया, और देखते ही देखते रिंग मास्टर के पपेट्स लावा ज़ॉम्बी में बदल गए। रिंग मास्टर एक गहरी सांस भरता है और कहता है कि इन्हें स्लेव में बदलना कोई आसान काम नहीं होता है। इतना ज़्यादा पावरफुल इल्यूजन, इस इल्यूजन का क्रिएटर भी इसी एरिया में होना चाहिए। जैक, जाओ और इस इल्यूजन के क्रिएटर को ढूंढो। जैक अपनी स्टाफ को ज़मीन पर गाड़ता है
और उसमें से एक ब्लू ऑरा निकला जिसने पूरे एरिया को कवर कर लिया था। जैक कहता है मास्टर, इस इल्यूजन का क्रिएटर इसी एरिया में है। मुझे उसका ट्रेस तो मिल रहा है लेकिन मैं उसकी लोकेशन को एग्जैक्ट पिन पॉइंट नहीं कर सकता। जैक अपने मैजिकल आर्टिफैक्ट को बाहर निकालता है और दोबारा कोई चैंटिंग करता है जिससे देखते ही देखते जैक की पावर्स बढ़ने लगती हैं। कुछ ही देर बाद जैक इशारा करता है कि मास्टर, मैंने उसकी लोकेशन को पता कर लिया है और वो जो भी है वो उस ज़ॉम्बी होड के पीछे छुप रहा है। ये सुनने के बाद रिंग मास्टर अपने स्लेव से कहता है, जॉन, आर्मर राइनो को रिलीज करो और इस रास्ते को क्लियर करो। जॉन कहता है, मास्टर, क्या आप आर्मर राइनो की स्ट्रेंथ को बूस्ट करने जा रहे हैं? लेकिन अभी तक आपने उसे पपेट में नहीं बदला है। अगर उसने पलटकर हम पे ही हमला कर दिया तो क्या होगा? रिंग मास्टर उसे जवाब देता है कि सिर्फ इस आधे आर्टिफैक्ट के साथ इस बड़े से जानवर को काबू करना आसान नहीं है और ना ही हमारे पास इतना टाइम है। लेकिन तुम लोग फिक्र ना करो, ये बीस्ट इतना ज़्यादा बेवकूफ़ है कि मुझे नहीं लगता ये हम पर हमला करेगा। रिंग मास्टर बीस्ट की स्ट्रेंथ को रिटर्न करता है और उसे आज़ाद करके ज़ॉम्बी होड की तरफ दौड़ा देता है। ज़ॉम्बीज़ ने उस राइनो को रोकने की कोशिश की लेकिन वो राइनो उन्हें उड़ाता हुआ निकलता जा रहा था। रिंग मास्टर जिस चालाकी से बीस्ट से काम लेता था उसको देखकर तो वूसोंग भी हैरान था। राइनो बगैर रुके किसी बुलडोजर की तरह ज़ॉम्बीज़ को उड़ाता चला जा रहा था और तभी हमें ज़ॉम्बीज़ की होड़ में एक फीमेल डीमन दिखाई देती है। जॉन रिंग मास्टर को उस फीमेल ड्रैगन के बारे में बताता है। फीमेल डीमन को देखने के बाद रिंग मास्टर कहता है कि मैंने आज तक इतनी खूबसूरत फीमेल डीमन नहीं देखी, इसे तो कैप्चर करना ही पड़ेगा। वूसोंग कहता है, कहीं ये फीमेल डीमन ही तो ड्राउट डीमन नहीं है? जबकि दूसरी तरफ रिंग मास्टर ने अपने स्लेव्स को फीमेल डीमन को कैप्चर करने का ऑर्डर दे दिया था और उसके स्लेव्स तेजी से ज़ॉम्बीज़ को ख़त्म करना शुरू कर देते हैं। हम देखते हैं कि कुछ ज़ॉम्बीज़ आर्मर्ड राइनो को इन्फेक्ट करने में कामयाब हो गए थे और कुछ ही देर में राइनो भी लावा ज़ॉम्बी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उल्टा रिंग मास्टर पर ही हमला कर देता है। ज़ॉम्बी को आता देख रिंग मास्टर के सभी स्लेव उसका मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ते हैं लेकिन रिंग मास्टर कहता है कि तुम लोग परेशान न हो, मैं इसे अकेले हैंडल कर सकता हूँ। तुम लोग अपना पूरा फोकस फीमेल डीमन की तरफ रखो क्योंकि उसके इल्यूजन को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। उसकी आवाज़ सुनते ही उसके सभी स्लेव फीमेल डीमन पर अटैक करने लगे और जैसा कि उसने कहा था, इल्यूजन डिसअपियर हो गया। वूसोंग कहता है कि अरे, अभी तो यहाँ इतना सारा लावा था, वो लावा कहाँ चला गया? उसे अब समझ में आया कि ये सब सिर्फ इल्यूजन था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रिंग मास्टर राइनो को अकेला फेस कर रहा था। वो अपने मैजिकल आर्टिफैक्ट को निकालता है और उस पर कुछ इंचैंट करता है। हम देखते हैं कि रिंग मास्टर की इंचैंटमेंट पूरी होते ही वो राइनो ज़मीन पर गिर जाता है और उसका एक स्लेव एक स्पीयर को राइनो के हेड के आर पार करके उसे मार डालता है। आर्मर्ड राइनो के डिफीट होते ही अब रिंग मास्टर की नज़र ड्राउट डीमन की तरफ चली जाती है। वो कहता है कि मैं पहले ही जानता था कि ये लोग उस डीमन के सामने नहीं टिक सकते। जॉन, तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या हमें उस पर अपना ब्लैक ड्रैगन छोड़ना चाहिए? जॉन उस ड्रैगन का नाम सुनते ही कांप गया। वो कहता है, मास्टर, वो ड्रैगन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और आपने तो सिर्फ उसकी पावर कम की है लेकिन वो अब भी आपके कंट्रोल में नहीं है। रिंग मास्टर कहता है, अगर मुझे थोड़ा और वक्त मिल जाए तो मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूँ। केज को ओपन कर दो। केज को अनकवर किया जाता है। रिंग मास्टर कहता है कि मैंने सिर्फ आज तक इसे इस वजह से कंट्रोल नहीं किया था क्योंकि कंट्रोल करने से बीस्ट का ब्रेन कुछ हद तक डैमेज हो जाता है और डैमेज हो जाने से उनकी वैल्यू घट जाती है। लेकिन अगर इस ड्रैगन को सैक्रिफाइस करके मैं उस ब्यूटीफुल डीमन वुमेन को कैप्चर कर सकता हूँ तो मेरे हिसाब से तो ये कोई घाटे का सौदा नहीं हुआ। वो फिर से उसी मैजिकल चैंट्स को दोहराने लगता है। वूसोंग कब से खड़ा ये चीज़ें देख रहा था लेकिन अब पानी सर से गुजर चुका था। वो लोग तेज़ी से ज़मीन की तरफ बढ़ते हैं और वूसोंग अपनी वाइन से रिंग मास्टर के हाथ को बाइंड कर लेता है और इतनी कस के स्क्वीज़ करता है कि उसके हाथ ज़ख्मी हो जाता है। वूसोंग ने ऑलमोस्ट आर्टिफैक्ट को कैच कर ही लिया था लेकिन तभी रिंग मास्टर वो की कांटेदार वाइन्स को किसी रस्सी की तरह अपने हाथों में लपेटता है और उसे खींचना शुरू कर देता है। वूसोंग ये नहीं समझ पा रहा था कि इस भोंदे आदमी में एकाएक इतनी फिजिकल स्ट्रेंथ कहाँ से आ गई, लेकिन ये तो सिर्फ अभी शुरुआत थी। रिंग मास्टर ने वाइन के जरिए वूसोंग और साथ में बेनलोंग दोनों को ज़मीन पर पटक दिया। जैसे ही बेनलोंग का सामना रिंग मास्टर से होता है तो वो गुर्राने लगता है। रिंग मास्टर भी फ़ौरन समझ गया था, अच्छा तो तुम वही छोटे ड्रैगन हो जो मेरी पकड़ से भाग गए थे, लेकिन तुम अपने साथ इस अगली फ्लावर को क्यों लेके आए हो? यूनियन ये सब होता हुआ देख रही थी और वो खुद को रोक ना सकी। वो फ़ौरन ज़मीन की तरफ आती है और रिंग मास्टर पर हमला कर देती है लेकिन रिंग मास्टर उसे आसानी से डॉज कर लेता है। वो दो छोटे ड्रैगन्स और एक डिवाइन फ्लावर को देखकर काफ़ी खुश था। वो कहता है, इस ट्रिप से तो मुझे काफ़ी फ़ायदा हो गया। तभी उसका माथा ठनकता है। वो समझ चुका था कि ये किस इरादे से यहाँ आए हैं। वो अपने आर्टिफैक्ट को अपनी जेब में रखना चाहता था लेकिन जैसे ही वो अपने हाथों को मूव करने की कोशिश करता है तो देखता है कि उसके हाथ ही नहीं हिल रहे थे। वो कहता है कि मेरे हाथ हिल क्यों नहीं रहे? वूसोंग उससे कहता है कि मेरे कांटों में पैरालिटिक टॉक्सिन है। रिंग मास्टर हैरान हो गया, लेकिन पैरालिटिक टॉक्सिन की वजह से नहीं बल्कि इस वजह से कि अजीब सा फ्लावर बात कर सकता है। टॉक्सिन के असर की वजह से वो अपनी जगह पर सन्न खड़ा हुआ था और मौके का फ़ायदा उठाकर वूसोंग उसके हाथ से आधा आर्टिफैक्ट चुरा लेता है और बेनलोंग से कहता है कि मुझे हवा में ऊपर की तरफ उठाओ। दूसरी तरफ रिंग मास्टर का गुस्सा अब बढ़ता ही जा रहा था। हम देखते हैं कि कुछ सेफ डिस्टेंस तक पहुंच जाने के बाद वूसोंग ने आर्टिफैक्ट के दोनों हिस्सों को जोड़ना स्टार्ट कर दिया।
और देखते ही देखते वो आर्टिफैक्ट फिर से कंप्लीट हो गया। वूसोंग उस हार्ट की एनर्जी और उसकी पावर को महसूस कर पा रहा था। वो बेनलोंग से कहता है कि इस हार्ट को लो और अपनी मॉम को छुड़ा लो, लेकिन एक प्रॉब्लम ये थी कि उस हार्ट का मैजिकल स्पेल कास्ट करने के लिए एक डिस्टेंस लिमिट तय थी। तो वो लोग जल्दी से वापस ज़मीन पर आते हैं। बेनलोंग अपनी मॉम से उठने के लिए कहता है। उसकी मॉम उसे देखकर पहचान भी लेती है। वूसोंग स्पेल कास्ट करना शुरू करता है और धीरे धीरे उसकी मॉम की पावर्स वापस आ रही थीं। लेकिन पावर सिर्फ अकेले ड्रैगन के पास ही जमा नहीं हो रही थीं। हम देखते हैं कि रिंग लीडर अचानक से बिल्कुल हल्क में ट्रांसफॉर्म हो गया। बेनलोंग वूसोंग से कहता है कि आप स्पेल को कास्ट करना जारी रखिए और इस रिंग मास्टर से तो मैं निपटूंगा। वूसोंग श्योर नहीं था कि बेनलोंग अकेले इससे निपट लेगा, लेकिन बेनलोंग अकेला नहीं था। जिनयुन भी उसे ज्वाइन कर लेती है। हम देखते हैं कि रिंग मास्टर उन पर फायर ब्रीथ करने लगता है, जैसा सर्कस में करते हैं। बेनलोंग और जिनयुन खाली उसके अटैक को डॉज ही कर पा रहे थे। रिंग मास्टर उन पर काफ़ी अटैक्स करता है, लेकिन वो एक एक करके सभी को डॉज कर देते हैं, जिससे रिंग मास्टर का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। अब की बार वो उन पर बहुत ही पावरफुल अटैक से वार करता है। ये अटैक इतना फास्ट था कि इसको डॉज कर पाना नामुमकिन था। तो बेनलोंग जिनयुन को बचाने के लिए उसके सामने आ जाता है। बेनलोंग के जख्मी होते ही अब रिंग मास्टर उस पर रिपीटेडली अटैक करने लगता है। धीरे धीरे बेनलोंग की हालत ख़राब होने लगी थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वूसोंग उसकी मॉम को उठाने की पूरी कोशिश कर रहा था। वो जानता था कि बेनलोंग ज़्यादा देर तक उसका मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन ड्रैगन पर स्पेल कास्ट करने में बहुत ज़्यादा ही वक्त लग रहा था। वो सोचता है कि मेरा स्पेल इतनी धीमे कास्ट क्यों हो रहा है, जबकि रिंग मास्टर तो बहुत तेज़ी से स्पेल कास्ट करता है। तभी उसे एक बात समझ में आती है कि ये आर्टिफैक्ट लाइफ फोर्स को कन्वर्ट करके मैजिक में ट्रांसफॉर्म करता है, और क्योंकि वो सिर्फ एक छोटा सा फ्लावर है, इस वजह से उसका मैजिक काफ़ी स्लो था। वूसोंग बेनलोंग और जिनयुन को बचाने के लिए अपनी पूरी लाइफ फोर्स उस आर्टिफैक्ट में झोंक देता है, और हम देखते हैं कि कुछ ही सेकंड में फीमेल ड्रैगन की पूरी पावर्स वापस आ चुकी थीं। वो वूसोंग का शुक्रिया अदा करती है, और जैसे ही हम वूसोंग को देखते हैं तो किसी सूखे हुए कद्दू की तरह दिख रहा था। पावर वापस आते ही बेनलोंग की मॉम रिंग मास्टर पर अटैक करना शुरू कर देती है। ये देखकर रिंग मास्टर के बाकी स्लेव्स भी उसकी मदद के लिए वहां पहुंच जाते हैं, और जिनयुन को अपने डैड की फिक्र थी। वूसोंग की इस हालत को देखकर वो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, लेकिन अगले ही पल वूसोंग ने अपनी लाइफ फ्रूट का इस्तेमाल करके खुद को हील कर लिया। हम देखते हैं कि रिंग मास्टर के स्लेव्स ड्राउट डीमन को छोड़कर अब उनकी तरफ बढ़ने लगे थे, लेकिन इससे पहले कि वो उन तक पहुंचते और बेनलोंग की मॉम को कोई नुकसान पहुंचाते, वूसोंग कहता है कि हम उन्हें ऐसा करने नहीं दे सकते। जिनयुन, बेनलोंग, जल्दी सारे केजेस को ओपन करो। और जितनी जल्दी हो सकता था उन दोनों ने सारे केजेस ओपन कर दिए। वूसोंग अपनी लाइफ फोर्स का यूज़ करके जितनी जल्दी हो सकता था उतनी जल्दी सारे बीस्ट को उनकी पावर रिटर्न कर देता है। पावर रिटर्न होते ही सारे बीस्ट एक एक करके अपने केजेस से बाहर आते हैं, जिसमें एक स्नेक, एक गोरिल्ला, एक सेबर टूथ टाइगर और एक सर्बेरस टाइप का क्रीचर था। वो इतने पावरफुल बीस्ट को देखकर हैरान थे कि इस गैंग ने इतने पावरफुल बीस्ट को भी कैप्चर कर रखा था। वो सारे बीस्ट एक एक करके वूसोंग के अगल बगल जमा हो गए। वूसोंग शाउट करता है, बेवकूफ़ों, मुझे मत ताको और जाकर ड्रैगन की मदद करो। उनके फेसेस देखकर पता चल रहा था कि उन्हें वूसोंग की बात समझ आ गई, और वो फौरन ड्रैगन की मदद करने में लग जाते हैं। हेलो गाइज, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये इस मानवा का फ़िलहाल आखिरी चैप्टर था, और जैसे ही न्यू चैप्टर्स अपडेट होते हैं मैं आपके लिए न्यू वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊँगा। न्यू मानवा वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।